टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये अपन का चैप्टर 5 से है, ठीक है, फिजिक्स का। तो हमें बात ये करनी है कि जब हम अपने मैग्नेटिक डाइपोल को, मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है आपको पता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा। वैसे भी जो मैग्नेट है वो डाइपोल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि मोनोपोल तो वैसे भी एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। तो बात की जा रही है कि उस पर कितना टॉर्क लगेगा, ठीक है। कंसीडर अ बार मैग्नेट NS, अपन ने मान लिया एक बार मैग्नेट है NS, तो ये नॉर्थ और ये साउथ। कंसीडर अ बार मैग्नेट NS, और इसमें बोला गया है जिसकी लेंथ है 2L, लेंथ है अपन की 2L, यानी कि अगर इसकी लेंथ की बात करूं तो वो आपको मिलेगी 2L। कंसीडर अ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट है तो दो पोल होंगे, तो हमने बना दिया नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है। और जो इसकी लेंथ है वो कितनी है 2L। आगे प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, अब इसको प्लेस किया गया है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में, और आप जानते हो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को किससे डिनोट करते हैं, पैरेलल लाइन से। तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपका हो गया, ठीक है। तो नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होती है, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ पोल होगा साउथ पोल होगा। हमने इस मैग्नेटिक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड कर दिया जिसकी लेंथ 2L है। आगे लेट QM बी द पोल स्ट्रेंथ ऑफ इट्स ईच पोल, जो इसका पोल है उसकी पोल स्ट्रेंथ हमने QM मान ली। क्या मान ली, इसकी जो पोल स्ट्रेंथ है उसको हमने मान लिया QM, इसकी जो पोल स्ट्रेंथ है साउथ पोल की इसको मान लिया QM, ठीक है। तो पोल स्ट्रेंथ को हमने मान लिया QM। आगे बात की जा रही है लेट द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ द बार मैग्नेट मेक्स एन एंगल थीटा विद द फील्ड B, यानी जो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है B, उसके साथ जो ये एक्सिस है वो थीटा एंगल बना रही है, यानी कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है। यहाँ तक सारी बात अच्छे से समझ आ गई कि एक मैग्नेटिक डाइपोल है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, जिसका वो क्या है मैग्नीट्यूड B है, और आपका जो मैग्नेटिक डाइपोल है उसकी लेंथ 2L है, और जो मैग्नेटिक डाइपोल है उसके जो पोल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ दी हुई है QM, ठीक है। और हमसे बोला गया है कि जो डाइपोल है वो थीटा एंगल बना रहा है किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ। बिल्कुल यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है। अब देखो फोर्स ऑन नॉर्थ पोल, अब नॉर्थ पोल पर कितनी फोर्स लगेगी। अब देखो एक बात बताओ कि हमें पता है ये नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है, तो एक बात बताओ जब ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल है तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे। अगर ये इस तरीके से रखा हुआ है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और मैं कह रहा हूँ कि भाई साउथ पोल स्ट्राइड है, तो इसका नॉर्थ पोल साउथ की तरफ अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा, और अट्रैक्ट करेगा तो एक फोर्स लगेगी। तो वही बात हो रही है फोर्स ऑन नॉर्थ पोल ऑफ द डाइपोल। दूसरी बात क्या होगी भाई, सीधी सी बात है साउथ पोल है और इधर दिख रहा है नॉर्थ पोल, तो ये किधर फोर्स लगेगी, इस पे इधर, ठीक है। तो इस पे फोर्स ऐसे लगेगी, इस वाले एंड पे तो ऐसे, इस वाले एंड पे ऐसे। तो अब आपको पता है जब भी एक कपल ऑफ फोर्स अप्लाई होता है तो क्या प्रोड्यूस होती है, टॉर्क प्रोड्यूस होती है। तो इस तरीके से टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम बात ये कर लेते हैं कि जो ये पोल है उस पर कितनी फोर्स लग रही है, नॉर्थ पोल एज वेल एज साउथ पोल। क्लियर है, ठीक है। तो देखो फोर्स ऑन नॉर्थ पोल QMB, जो फोर्स लग रही है नॉर्थ पोल पर, जो आपका डाइपोल है ये आपका नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था, यहाँ पर जो फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है, इन्होंने बोला QMB, वेयर QM इज द पोल स्ट्रेंथ एंड B इज द मैग्नेटिक फील्ड। अब आप लोगों को याद हो तो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी जब फोर्स कैलकुलेट की थी तो क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, QE आता था वहां पे, F इक्वल टू क्या आता था, QE। देखो मैंने पहले इसलिए बोला हुआ है कि जिस बंदे को ना इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले डेरिवेशन बहुत अच्छे से आते हैं वो इनको बहुत आसानी से कर देगा। वहां पे फोर्स क्या होता था, QE, Q क्या होता था, चार्ज का मैग्नीट्यूड, और E क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम यहाँ पर चार्ज की तरह बिहेव कौन कर रहे हैं, Q1 Q2 की तरह, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो यहाँ पर फोर्स कितनी लगेगी, जो इस नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ है यानी कि QM, और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है QMB। तो क्लियर है, जो फोर्स लगेगी किस पर, नॉर्थ पोल पर, वो लगेगी QMB, वेयर QM इज द पोल स्ट्रेंथ एंड B इज द मैग्नेटिक फील्ड। अब बात आती है किस डायरेक्शन में लगेगी। तो एक बात बताओ, मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, B वेक्टर। तो क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि नॉर्थ पोल पर जो फोर्स लग रही है, जो फोर्स नॉर्थ पोल पर लग रही है वो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, और जो फोर्स लग रही है वो भी इसी डायरेक्शन में लग रही है, तो इसलिए लिख दिया अलोंग B। यहां तक बात क्लियर है। नॉर्थ पोल पर पता चल गया फोर्स कितनी लग रही है, QMB, किसके अलोंग लग रही है, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग लग रही है। आगे फोर्स ऑन साउथ पोल, अब साउथ पोल पर भी क्या है, पोल स्ट्रेंथ सेम है, मैग्नेटिक फील्ड वही है जो नॉर्थ पोल के लिए था, तो यहां पर भी फोर्स लगेगी QMB, यानी कि जो फोर्स नॉर्थ पोल पर लग रही है वही फोर्स हमारी साउथ पोल पर लग रही है, लेकिन डायरेक्शन अलग होगा। यहां पर जो डायरेक्शन होगा साउथ पोल का वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। क्यों होगा वो मैं क्लियर कर चुका हूं ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है नॉर्थ टू साउथ, तो इसका नॉर्थ साउथ की तरफ जा रहा है, इसका साउथ नॉर्थ की तरफ आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट टू B, यानी मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और साउथ पोल पर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है। क्लियर है। द फोर्स ऑन द टू पोल्स आर इक्वल एंड अपोजिट, जो अपन के डाइपोल पर फोर्स लग रही है वो इक्वल है और अपोजिट है। दे फॉर्म अ कपल, मूवमेंट ऑफ कपल और टॉर्क इज गिवन बाय। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे, अब हमें इतना तो पता चल गया कि अगर इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रही हैं,
ठीक है, जिनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है उस पर जो टॉर्क लगेगा, ये तो क्लियर बात है भाई, टॉर्क तो लगेगा। अब हम बात करेंगे कि कितना टॉर्क लगेगा, तो हमें टॉर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए। टॉर्क क्या होता है, हम जानते हैं टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी आपका ये क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल है, इस पर टॉर्क लग रहा है, अच्छी बात है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, पहली बात तो ये कि इस डाइपोल पर कितनी फोर्स लग रही है वो तो पता है, QMB लग रही है, और साथ में हमें चाहिए इसका क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड के साथ। अब एक बात बताओ, ये एंगल थीटा है तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि ये वाला, इसको कुछ नाम दे देता हूं मैं, ये SN है, इसे M दे देता हूं, ठीक है। हमें MN कैलकुलेट करना है। अब एक बात बताओ, अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो क्या ये 90 डिग्री होगा, नहीं होगा? इतनी तो सीधी बात है भाई, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 90 होगा, और 90 के सामने वाली क्या होती है, हाइपोटेन्यूस, ये हो गया P, ये हो गया B। क्या मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो मुझे P तो पता चलेगा, लेकिन H और B के टर्म में पता चलेगा, लेकिन मुझे इसका डिस्टेंस नहीं पता। तब क्या कोई और तरीका है जिसकी हेल्प से हम ये डिस्टेंस पता कर पाए, MN? एक तो पाइथागोरस है, क्योंकि हमें दिख रहा है भाई 90 डिग्री बनना है, राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। लेकिन एक और तरीका है हमारे पास जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम पता कर सकते हैं डिस्टेंस कितना होगा, वो हमें देती है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या कहती है कि साइन थीटा हो चाहे कॉस थीटा हो चाहे टेन थीटा हो, वो एक रिलेशन बताता है एंगल में और साइड्स ऑफ ट्राइंगल में। तो हम देखते हैं कि कैसे भी हमारी एक तो ये वाली साइड आ जाए और दूसरी कोई और साइड आ जाए, वो NS आ जाए। तो अगर अपन की NS आ जाए और NM आ जाए तो हम NM को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बताओ ऐसा फॉर्मूला इसमें P भी आता हो H भी आता हो, यानी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर साइन या कॉस या टेन में से एक ऐसे उसको चूज करो जिसमें आपका क्या क्या आता हो, H भी आता हो और P भी आता हो। हम जानते हैं साइन थीटा क्या होता है, P अपॉन H। क्या होता है, P अपॉन H। अगर साइन थीटा होता है P अपॉन H, साइन थीटा इक्वल्स टू P अपॉन H होता है, तो देखो थीटा ये है तो P क्या है यहाँ पे NM, ठीक है भाई NM, और H क्या है हमारा, H है हमारा NS, और इसकी लेंथ हमें पता है क्या भाई, मैग्नेटिक डाइपोल की लेंथ आपने खुद ही बोली थी 2L होगी। कितनी होगी मेरे भाई, 2L। तो क्या मैं इसकी जगह 2L पुट कर सकता हूँ, हाइपोटेन्यूस 2L। तो अब मुझे NM डिस्टेंस पता चल गया, कैसे, 2L यहाँ किसमें डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो NM इक्वल्स टू 2L मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा, यानी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा आ गया 2L साइन थीटा। किसी को कोई दिक्कत, जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट होकर आया वो कितना आया मैग्नीट्यूड में, 2L साइन थीटा। पुट कर देते हैं वैल्यू। हम जानते हैं टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमें फोर्स पता है QMB, फोर्स कितनी है QMB, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी भी निकाला 2L साइन थीटा। जब दोनों को मल्टीप्लाई करा तो हमने क्या किया, QM और 2L को अलग लिख दिया, B साइन थीटा अलग लिख दिया। इतना तो देखो मैथ्स अलाउ करता है। ये 5 इंटू 4 इंटू 2 है, तो मेरी मर्जी होगी तो 2 को पहले लिख दूंगा 4 को बाद में लिख दूंगा, या 2 को सबसे पहले लिख दूंगा 5 को सबसे लास्ट में रख दूंगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब QM मल्टीप्लाई बाई B मल्टीप्लाई बाई 12 साइन थीटा, तो हम इसको अरेंज कर सकते हैं आगे पीछे। तो हमने कैसे अरेंज किया, QM के साथ लिख दिया 2L को, और B और साइन थीटा को अलग लिख दिया। कोई वैल्यू तो नहीं चेंज की, कोई भी अपन ने क्वांटिटी या कोई भी अपन ने किसी को चेंज नहीं किया ना, किसी क्वांटिटी को नहीं किया भाई। हमारा क्या था, QM था QM है, B था B है, 2L था 2L है, साइन थीटा, लेकिन उसका अरेंजिंग ऑर्डर चेंज कर दिया, ठीक है। तो हमने QM इंटू 2L एक साथ लिखा B साइन थीटा। अब हमने ऐसा क्यों लिखा, हम जानते हैं पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाई उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो QM इंटू 2L को हम क्या बोल सकते हैं, स्मॉल m, यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो एक फॉर्मूला आया टाउ इक्वल्स टू MB साइन थीटा, वेयर m इज द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट एंड B इज द मैग्नेटिक फील्ड और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। साइन थीटा में थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड। बात क्लियर है। अब हमें पता चल गया टाउ इक्वल्स टू कैलकुलेट करना है, यानी कि अगर आपका मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और आप चाहते हो कि इस पर कितनी टॉर्क लगेगी कैलकुलेट करें, तो आपको एक तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पता हो यानी कि M, दूसरा आपको मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता हो यानी कि B, और तीसरा आपको मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के बीच का एंगल पता हो, तो आप कैलकुलेट कर पाओगे कि इस पर कितनी टॉर्क लग रही है जिसकी वजह से रोटेट करेगा। क्लियर है बात। तो MB साइन थीटा। अब बात आती है कि भाई इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो हम जानते हैं जब भी साइन थीटा आता है तो क्या आता है, क्रॉस प्रोडक्ट। क्या आता है मेरे भाई, क्रॉस प्रोडक्ट। नोट करना हो तो नोट कर लो इसको पहले, ठीक है। वीडियो पॉज करो या तो स्क्रीनशॉट ले लो फोन में, या फिर नोट करना हो नोट कर लो। नोट कर लिया हमने भाई, ठीक है। अब वेक्टर फॉर्म में लिखने की बारी आती है, तो वेक्टर नोटेशन क्या हो जाएगा इसका, टाउ वेक्टर इक्वल्स टू M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, यानी टाउ वेक्टर इक्वल्स टू M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, क्योंकि MB साइन थीटा था और हम जानते हैं
कि अगर साइन थीटा होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, कॉस थीटा होता है तो डॉट प्रोडक्ट होता है। अब बात कर लेते हैं डायरेक्शन ऑफ टॉर्क की। तो द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। अब टॉर्क के डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। देखो मेरे भाई, टॉर्क रखा है किसमें? मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। अब टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, वो टॉर्क बोल रहा हूं, मैग्नेटिक डाइपोल हमारा रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में, उस पर टॉर्क लग रहा है, सीधी सी बात है। तो मैग्नेटिक डाइपोल जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, इस पर टॉर्क लग रहा है, हमको ये भी पता चल गया कि टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना है, एम बी साइन थीटा। अब बात आती है कि अगर टॉर्क का वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क क्या होगा? अब चूंकि ये क्या है हमारा, ए क्रॉस बी है। अब आप जानते हो ए क्रॉस बी में रूल क्या होता था कि ए क्रॉस बी में रूल ये होता था कि जो आपका डायरेक्शन होता था वो या तो जो प्लेन है, यानी मान लो ये प्लेन है, यहां पर हमने ए और बी वेक्टर बना दिया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो इस वाले प्लेन के परपेंडिकुलर हुआ करता था डायरेक्शन। आपको याद होगा वेक्टर पढ़े होंगे, तो या तो इस प्लेन के ऊपर होता था या इस प्लेन के नीचे होता था। या ऐसे समझ लो कि अगर मान लो ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर किसी भी बंदे ने इस बोर्ड पर बना दिए, तो इसका जो डायरेक्शन होगा ए क्रॉस बी का, या तो बोर्ड के आउटवर्ड होगा या बोर्ड के इनवर्ड होगा, क्योंकि जिस भी प्लेन पर ये वेक्टर बनते हैं, यानी अभी प्लेन कौन है? बोर्ड। अभी हमारा जो प्लेन है वो कौन है? बोर्ड। तो अगर बोर्ड हमारा प्लेन है तो या तो परपेंडिकुलर होगा बोर्ड के बाहर या बोर्ड के अंदर। अगर वेक्टर इस जगह पे बन रहे हैं तो अगर ये सरफेस है तो या तो सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर होगा डायरेक्शन या इस सरफेस के नीचे होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन। यहां तक बात क्लियर? तो सीधी सी बात है, टॉर्क का भी डायरेक्शन क्या होगा? तो द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल से पता कर सकते हो। या तो राइट हैंड स्क्रू रूल क्या कहता है? राइट हैंड स्क्रू रूल कहता है कि किसी भी स्क्रू को हम अपने राइट हैंड से वो करें, ठीक है, लगाने की कोशिश करें, तो अगर हमारा जो स्क्रू है वो अंदर की तरफ जाए, हमारा स्क्रू कहां जाए? अंदर की तरफ जाए, तो समझ जाना डायरेक्शन अंदर की तरफ है, और बाहर की तरफ आए तो समझ जाना डायरेक्शन बाहर की तरफ है। जैसे मान लो राइट हैंड में अपन ने पकड़ लिया, ठीक है, अब राइट हैंड में पकड़ के अपन ने क्या किया? इसको ऐसे कसना शुरू किया। अब देखो मेरे हाथ को देखना, अगर मेरा डायरेक्शन इधर है, मेरा डायरेक्शन इधर है, यानी कि अगर डायरेक्शन ये वाला है क्लॉकवाइज, और आपका जो स्क्रू है वो अंदर की तरफ जा रहा है, तो समझ जाना बाहर की तरफ डायरेक्शन होगा, यानी इस साइड परपेंडिकुलर। और अगर आपका जो डायरेक्शन हो एंटी क्लॉकवाइज, यानी आप ऐसे खोल रहे हो, ऐसे खोल रहे हो, तो अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज और वो बाहर की तरफ आ रहा है तो आपका डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा। यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है? किसी भी तरह का कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। या फिर हम इससे पता कर लेते थे राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता था? अगर अपन का ए क्रॉस बी इस तरफ है तो थंब जिस डायरेक्शन में बता रहा है वो आपका क्या हो गया? डायरेक्शन ए क्रॉस बी का। और अगर आपकी फिंगर किस तरफ है? इस तरफ जा रही है, तो आपका थंब किधर बता रहा है? उस तरफ, तो आपका डायरेक्शन हो जाएगा बाहर की तरफ। क्लियर है? तो हमें यह पता चल गया कि जो हमारा टॉर्क होता है जो कि एक मैग्नेटिक डाइपोल पर अप्लाई हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर, वो टॉर्क या तो उस प्लेन के ऊपर की तरफ एक्ट करेगा या फिर नीचे की तरफ एक्ट करेगा डायरेक्शन के लिए, ठीक है, वो डायरेक्शन की बात हो रही है। आगे, द इफेक्ट ऑफ द टॉर्क टाउ इज टू बी मेक द मैग्नेट अलाइन इटसेल्फ पैरेलल टू द फील्ड बी। यानी ये टॉर्क जो है वो टॉर्क किस लिए लग रहा है? देखो टॉर्क इसलिए लग रहा है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, आपका ऊपर नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, यानी ये टॉर्क कोशिश ये कर रहा है कि इस मैग्नेट को, क्योंकि ये मैग्नेट ही है, मैग्नेटिक डाइपोल है, इस मैग्नेट को अलाइन कर दे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये टॉर्क क्या चाहता है कि मैग्नेटिक फील्ड में अलाइन करना। आपका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक डाइपोल ऐसे रखा था, तो इसको टॉर्क लगा के क्या करे? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग क्या कर दे? अलाइन कर दे। यहां तक क्लियर है? तो वही बोला, द इफेक्ट ऑफ द टॉर्क इज टू मेक द मैग्नेट align itself parallel to the field B. That is why a freely suspended magnet align itself in the north-south direction, because the earth itself on magnetic field which exert a torque on the magnet tending to its align along the field. यानी कि ये कहना चाहते हैं कि आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, जब भी किसी मैग्नेट को फ्रीली छोड़ दिया जाता है या लटका दिया जाता है तो वो एक डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेती है। तो आपको समझ में आ गया अलाइन क्यों कर लेती है? क्योंकि देखो अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, यानी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है। जब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेट को रखा जाता है तो वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करती है, और मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करने की वजह से उस पर टॉर्क लगता है, और वो टॉर्क चाहता है कि उस मैग्नेट को किसकी तरफ अलाइन कर दिया जाए? अर्थ के नॉर्थ साउथ की अलोंग। तो इसीलिए आपने देखा होगा अगर फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है तो वो अर्थ के नॉर्थ साउथ के अलोंग अलाइन कर लेती है, ड्यू टू द टॉर्क ऑन द मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट पर ड्यू टू द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड ने टॉर्क प्रोड्यूस किया, किस पर किया? मैग्नेट पर टॉर्क प्रोड्यूस किया, और उस टॉर्क ने क्या किया? मैग्नेट को अलाइन कर लिया अलोंग द अर्थ नॉर्थ साउथ पोल्स। क्लियर है? यहां तक आपको टॉर्क का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। पहली चीज तो कि मैग्नेट पर टॉर्क कितना लगता है, किस डायरेक्शन में लगता है, और आपने इफेक्ट भी देख लिया कि जब भी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को हम छोड़ते हैं तो वो अलाइन हो जाती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ड्यू टू द टॉर्क। आगे बात करते हैं कुछ और स्पेशल केसेस की, जैसे कि अगर मान लो अपन का मैग्नेटिक डाइपोल है, अपन का ये मैग्नेटिक डाइपोल है नॉर्थ साउथ, और मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ ही है, अपन का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इस तरफ ही है। तो एक बात बताओ कि एंगल कितना बन गया? मैग्नेटिक डाइपोल भी इस तरफ है
मैग्नेटिक डाइपोल भी क्या है, साउथ टू नॉर्थ, और मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ है। जब दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ है तो इनके बीच का थीटा कितना हो गया मेरे भाई, इनका थीटा हो गया 0। कितना थीटा हो गया, 0। तो बात करते हैं कि इस पर कितना टॉर्क लगेगा। तो यहां बोला गया है कि जो टॉर्क लगेगा व्हेन द मैग्नेटिक लाइन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जब हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अलोंग होगा कौन, जो ये मैग्नेटिक डाइपोल है, तो हमारा थीटा क्या हो जाएगा, 0। अब वैल्यू पुट कर देते हैं एम बी साइन थीटा, और साइन थीटा क्या होता है हमारा 0। अगर हम थीटा 0 पुट कर रहे हैं तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो साइन 0 0 होने की वजह से हमारा टॉर्क है वो कितना आ गया, 0। यानी कि द टॉर्क इज मिनिमम। अगर आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी भी एंगल पर ना होगा मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, यानी मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, टॉर्क वो जो मैग्नेटिक डाइपोल है वो भी इस तरफ, तो इस पर टॉर्क मिनिमम लगेगा और बल्कि 0 लगेगा। क्लियर है। अब बात आती है टॉर्क ज्यादा कब लगेगा। तो अगर टाउ इक्वल टू क्या था, एम बी साइन थीटा, क्या था, एम बी साइन थीटा। अगर इसी मैग्नेटिक डाइपोल को, अगर इस मैग्नेटिक डाइपोल को हम कैसे रखते हैं, परपेंडिकुलर रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अगर इस डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम कैसे रखते हैं, परपेंडिकुलर रखते हैं, यानी कि एंगल बने 90 डिग्री का, तो इस पर एक इधर लगेगा, एक इधर लगेगा। तो यानी अगर मैग्नेटिक डाइपोल आपका मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर रख दिया जाए तो इस पर जो टॉर्क लगता है वो सबसे ज्यादा लगता है, मैक्सिमम टॉर्क लगता है। तो टाउ इक्वल टू क्या है, एम बी साइन थीटा। फॉर्मूले में अगर मैं पुट करूंगा एम बी साइन थीटा की जगह क्या करूंगा, साइन 90, और हम जानते हैं साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो टाउ इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम बी, यानी कि मैक्सिमम डाइपोल, वो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा मैग्नेटिक डाइपोल पर। क्लियर है। तो दो केसेस थे, अपन का मैक्सिमम कब है, जब मैग्नेटिक डाइपोल हमारा परपेंडिकुलर है, मिनिमम कम है जब हमारा पैरेलल है, किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। क्लियर है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो या कोई सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।